तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का टॉपिक है वो है अनइक्वल रोलर्स इन वी ग्रूव। हम लोग ने वी ग्रूव पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने स्फेयर या रोलर के सवाल किए हैं जब सिंगल होता था और डबल होता था। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जब टू आइडेंटिकल रोलर्स आर प्लेस्ड इन ए वी ग्रूव। ये हमने लास्ट टाइम पे स्टडी किया था और मैंने आपको इसमें सिखाया था, एक ट्रिक भी बताई थी कि जब भी आइडेंटिकल रोलर मिल जाएंगे तो जो एक रिएक्शन, देखो सारी रिएक्शन है वैसे तो, यहाँ से R1 है, यहाँ से R2 है, यहाँ से R3 है, यहाँ से R4 ऊपर भी और नीचे भी, और इनके वेट भी हैं, वो सब बना हुआ है, वो सब ठीक है। लेकिन हमने इसमें एक निष्कर्ष निकाला था, ये कह सकते हैं एक रिजल्ट निकाल लिया था कि हम लोग फंसते हैं ये पूरा एंगल निकालने में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अगर दोनों रोलर इक्वल होते हैं तो R3 और R4 के बीच का एंगल बच्चों कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कब लगानी है ये ट्रिक? जब वी ग्रूव में दोनों रोलर आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल का मतलब यहाँ वेट से नहीं है, वेट सेम हो या ना हो, उनका साइज सेम होना चाहिए। अगर साइज है सेम है तो हम ये ट्रिक लगा सकते हैं कि ऊपर की दोनों रिएक्शन के बीच का एंगल हमेशा 90 होगा, और आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब समस्या आ गई हमारे सामने ये कि अगर वी ग्रूव में जो रोलर हैं वो बड़े छोटे हो जाएं, इस केस में ये एंगल 90 नहीं होगा। अभी मैं बताऊंगा आपको क्यों नहीं होगा। इसी तरीके से बच्चों, अगर एक में और डायग्राम बना दूं, उसमें नीचे वाला छोटा हो जाए और ऊपर वाला रोलर बड़ा हो जाए, तो आज हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं इस केस में एंगल कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनइक्वल रोलर्स इन वी ग्रूव। बच्चों ये बात ध्यान रखना, हम वी ग्रूव की बात कर रहे हैं, यू ग्रूव की बात नहीं कर रहे हैं। यू ग्रूव में बड़े छोटे का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बड़ा रोलर ऊपर हो, छोटा रोलर नीचे हो, या दोनों बराबर रोलर हो, छोटा वाला रोलर ऊपर हो, बड़ा वाला नीचे हो, ये सब जितनी ये कंफ्यूजिंग वाली बातें हैं ना, कोई मतलब नहीं यू ग्रूव में। ये सारा मतलब आपको मिलेगा वी ग्रूव में। तो वी ग्रूव में 3 केस होंगे। पहला केस कि दोनों रोलर बराबर हैं, और दूसरे केस में रोलर बराबर नहीं है, तो उसके हमारे पास 2 केस हैं कि बड़ा वाला रोलर नीचे जिसकी रेडियस ज्यादा है, वेट से मतलब नहीं है बड़े वाले का, रेडियस से मतलब है, जिसकी रेडियस ज्यादा है वो नीचे है, छोटा वाला ऊपर है। यहां पर छोटा वाला नीचे, बड़ा वाला ऊपर। तो क्या फर्क पड़ेगा हमारा पुराने क्वेश्चन में, वो अभी हम सीखेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन लिखता हूं पहले मैं एक। चलिए बच्चों, तो इसमें लगने वाले सारे फोर्सेस हम लोग अब बना लेते हैं। तो एक रिएक्शन यहां से आ जाएगी R1, एक रिएक्शन यहां से आ जाएगी R2, एक रिएक्शन यहां से आ जाएगी R3, और एक रिएक्शन यहां से इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इधर निकल गया एक R4 और इधर निकल जाएगा एक ऐसे R4, ये निकल गया ऐसे। ठीक है बच्चों, अब देखें, थोड़ा सा सही करूंगा मैं डायग्राम को। वैसे तो ठीक है, जो छोटा वाला रोलर है उसको थोड़ा और छोटा बना लेंगे ना तो बढ़िया दिखेगा आपको कि एक्चुअली क्या फर्क आ रहा है सवाल में हमारे। उसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं, छोटा बनाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा करने में भी उसको। तो उसको जो है ऐसे बना लेता हूँ, इतना छोटा। अब देखिएगा ज़रा, तो यहां से निकल गया एक बच्चों R4, और इधर से ऐसे निकल गया एक R4, ये हो गया। और बाकी सारे फोर्सेस वैसे ही हैं, ये हमारा R1 और ये हमारा R3, और इनके वेट। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ज़रा। जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसका वेट भी बनाना पड़ेगा, तो W1 मान लेता हूँ, और इसका जो वेट है उसको मैं W2 मान लेता हूँ। तो पहले इसका सेंटर पॉइंट बना रहा हूँ यहाँ कहीं। इससे अगर हम लोग देखें तो एक R2 इस साइड में जा रहा है, ये गया R2, एक R1 जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये गया R1, इसका अपना वेट। अच्छा, 2 रोलर्स ऑफ वेट 1000 न्यूटन एंड 500 न्यूटन। अब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि 1000 न्यूटन वाला ये है या ये है। तो कुछ लोग तो ऐसे ही सोच लेते हैं कि 1000 न्यूटन वेट ज्यादा है तो इसी का होगा। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है। लेदर की बॉल, लेदर की क्रिकेट बॉल हैवी होती है, उतनी बड़ी जो प्लास्टिक की बॉल होती है उससे,
या प्लास्टिक की बॉल थोड़ा और बड़ी कर लो तब भी वो लेदर की बॉल से क्या होगी, हल्की रहेगी। तो साइज का मतलब रेडियस से है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज़ बड़ी हो सकती है लेकिन हल्की हो सकती है, वो साइज का मतलब रेडियस से, वेट से नहीं है। आगे देखते हैं, रेडियस 40 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो जब भी रेस्पेक्टिवली लिखा हो ना तो इसका मतलब ये समझ जाना कि जो पहला वाला वेट है उसकी पहली वाली रेडियस है, यानी इस वेट की ये रेडियस है, और जो दूसरा वाला है उसकी रेडियस दूसरी वाली है, यानी कि ये है 30। चलिए, तो अब आप सोचो 40 सेंटीमीटर वाला जो स्फेयर होगा वो कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि ये बड़ा है, इसकी रेडियस बड़ी है। तो इसका वेट कितना है, 1000। तो इसका वेट बना देता हूं मैं ऐसे 1000 न्यूटन। इसके अलावा इस पर एक रिएक्शन और आ रही है नीचे की तरफ, ऐसे R4। इस R4 को अगर मैं पीछे बढ़ा दूंगा तो ऊपर वाली बॉल का सेंटर मिलेगा। बच्चों ध्यान रखना, R4 और R1 एक लाइन में कभी भी नहीं है, वो एक स्पेशल केस होता है। आप लोग गलती से भी रफ डायग्राम में भी एक लाइन में मत बना देना। चलिए ऊपर वाले पर आए तो देखेंगे इधर एक R3, इधर एक R4। तो इधर एक R3 जा रहा है बच्चों, इधर एक R4 जा रहा है बच्चों, और इधर जा रहा है इसका वेट जो कि कितना है बच्चों, 500 न्यूटन, दूसरे वाले का वेट। और इस पर बना लेते हैं अपनी x और y वाली लाइंस। तो ये लाइन हमारी x वाली हो गई, ये लाइन हमारी y वाली हो गई। इसी तरह यहाँ पर बनाएंगे तो ये लाइन x वाली और ये लाइन y वाली हो गई। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 फोर्स है, यानी कंपोनेंट का मेथड लगाना पड़ेगा, सिग्मा fx0 सिग्मा fy0। और यहाँ पर क्योंकि 3 फोर्स हैं तो 3 फोर्स हैं तो हमें लगाना पड़ सकता है, लगा सकते हैं, मीन्स लामी थ्योरम भी और कंपोनेंट भी। लामी से थोड़ा इजी पड़ता है तो वी विल गो फॉर लामीज थ्योरम, लेकिन एंगल चाहिए। तो बच्चों मैंने आपको बताया था अगर डबल इंक्लाइन प्लेन मिल जाता है तो इन एंगल का कुछ फायदा होता है। डबल इंक्लाइन प्लेन है ना, वी ग्रूव है ना, तो इन एंगल का कुछ फायदा है, इससे एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल से 35 है तो कौन सी रिएक्शन का एंगल 35 बनेगा। अगर इस इंक्लाइन, अपने जवाब मुझे चैट में लिख के दीजिए अभी तुरंत। इस इंक्लाइन का एंगल हॉरिजॉन्टल से 35 है तो कौन सी रिएक्शन का एंगल वर्टिकल से 35 बनेगा, जल्दी से जवाब दीजिए। R1 R2 R3 R4। चलो बच्चों, तुम्हें यह देखना है कि इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल 35 है तो यहां से कौन सी रिएक्शन पैदा हुई है, कौन सी हुई है, R1 पैदा हुई है, इसलिए R1 का एंगल वर्टिकल से 35 होगा। तो R1 का एंगल वर्टिकल से 35 बना दिया। इधर तो कहीं R1 है नहीं और कहीं, तो यहीं पर बनेगा। इसके बाद में इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल अगर आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल से 60 है, तो इस इंक्लाइन प्लेन से कौन कौन सी रिएक्शन पैदा हो रही है, तो एक तो ये पैदा हो रही है R2 और एक ये पैदा हो रही है R3, दोनों ही तो इसी प्लेन से हैं। तो इसका एंगल 60 और इसका भी एंगल वर्टिकल से 60, तो R3 का एंगल वर्टिकल से कितना आ गया, 60 आ गया, और R2 का एंगल वर्टिकल से कितना आ गया बच्चों, 60 आ गया। प्रॉब्लम ये फंसी रह गई कि अभी तक R4 का एंगल नहीं आ पाया और यहां पर भी R4 का एंगल नहीं आ पाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब ये दोनों रोलर बराबर होते थे, जब ये दोनों रोलर बराबर होते थे तो यहां का टोटल एंगल 90 होता था, ऊपर वाले की दोनों रिएक्शन के बीच का एंगल 90 होता था। कैसे होता था, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो ये एंगल उस केस में 90 होता था। अगर ये 90 होता तो ये 60 है तो ये 30 हो जाता, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, आगे हम लामी कंपोनेंट लगा लेते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एंगल 90 नहीं है। अगर 90 नहीं है तो कितना है, तो बच्चों मैं बताऊं आपको कि अगर 90 नहीं है तो या तो 90 से बड़ा होगा या 90 से छोटा होगा। सिंपल सी बात है, या तो 90 से बड़ा होगा या 90 से छोटा होगा। तो हम बस ये निकाल लें कि 90 से कितना बड़ा या कितना छोटा है। जैसे मान लेते हैं कि वो जो एंगल 90 से बड़ा है और सपोज वो 10 डिग्री बड़ा है, तो टोटल एंगल कितना हो गया, 100 डिग्री। यहाँ का टोटल एंगल कितना हो गया, 100 डिग्री। अब मान लेते हैं वो 10 डिग्री छोटा है, तो 90 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा, 80 डिग्री। तो उस केस में ये एंगल 80 डिग्री हो जाएगा। तो वही हमें एंगल निकालना है कि कितना बड़ा या कितना छोटा है, उसको कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से बच्चों सीखना जरा। इतना नोट कर लो जल्दी से। चलिए बच्चों, अब देखते हैं वो एंगल कैसे निकलेगा। तो मैं, इसका तो काम हो चुका है, हमने फ्री बॉडी डायग्राम में सब कर लिया है, वो एंगल निकालेंगे ज़रा।
तो दोबारा से अच्छा सा डायग्राम बनाता हूं और उसमें सिखाता हूं कि वो एंगल कैसे निकलेगा। देखना ध्यान से बच्चों जरा। ये वही वी ग्रूव मैंने बना लिया और ये बड़ा रोलर है और ये इधर छोटा रोलर है, ऐसे है सिस्टम। ये R4 वाली रिएक्शन इधर निकल गई और ये इधर निकल गया और यहां से R1 वाली रिएक्शन आई, वो मैं नहीं बना रहा हूं, वो तो सब मैं बना चुका ना। आपको केवल एंगल निकालना सिखा रहा हूं कि कैसे निकालेंगे। यहां से एक रिएक्शन मेरे पास है R2 और यहां से एक रिएक्शन थी मेरे पास R3। अब बहुत ध्यान से देखना जरा मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। एक काम करिए कि अगर ये दोनों रोलर बराबर होते, जैसा हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि अगर ये दोनों रोलर बराबर होते तो जो सेंटर टू सेंटर वाली लाइन थी, कल आपको याद होगा, वो इसके पैरेलल हो जाती है। अगर ये दोनों रोलर बराबर होते हैं तो इसके सेंटर और उसके सेंटर वाली लाइन क्या होती है, पैरेलल हो जाती है, तब ये लाइन ऐसे निकलती है। और उस केस में ये वाला जो एंगल होता है, वो 90 हो जाता था। लेकिन अभी क्या है कि ये दोनों लाइनें ब्लैक वाली और रेड वाली पैरेलल नहीं है, यानी ये वाला जो एंगल होगा वो 90 तो नहीं होगा। तो अब हम चेक करेंगे 90 से बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो एक काम करते हैं, ये हटा दे रहा हूं मैं, तो आपको समझाने के लिए बनाया था बस। मैं एक काम करता हूं, इस रेड वाले के पैरेलल इसके सेंटर से इस पर एक लाइन खींचता हूं ऐसे, ये देखो रेड वाले के पैरेलल, और आगे भी बढ़ा सकते हो डॉटेड, इधर भी मैंने आगे बढ़ा दिया डॉटेड। आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से, ये दोनों पैरेलल हैं, कि भाई अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा कि नहीं होगा? ये 90 है तो ये भी 90 होगा या नहीं होगा? जल्दी से यस और नो में जवाब दीजिए मुझे। नहीं समझ में आया तो कह दीजिए सर एक बार फिर से बता दीजिए। चलिए, एक बच्चे ने कहा फिर से बता दिए, तो फिर से सुन लेते हैं जरा, देखो क्या करना है। मैंने क्या किया कि इसके सेंटर से रेड वाले के लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच ली ऐसे, ये लो, ये खींच ली लाइन मैंने ऐसे। तो अब ये रेड लाइन और ब्लू लाइन आपस में पैरेलल है, क्योंकि मैंने पैरेलल खींचा है। तो भाई अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो अगर यहां का एंगल 90 है तो यहां का एंगल भी तो 90 होगा। इसका मतलब, मैं थोड़ा कैमरा भी आगे कर दे रहा हूं, आपको थोड़ा और अच्छा दिखेगा। हो सकता है मेरी रिकॉर्डिंग में भी ये आने लगे, तो उसको भी मैं सही कर लेता हूं जरा। 1 मिनट बच्चों, चलिए ठीक है, सही है। देखो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 हुआ। अब समझ में आ गया तो यस लिख के भेज दो जिसने बोला था कि नहीं आया। बहुत बढ़िया रिजल्ट एक आने वाला है अभी, फिर से पूछ लो नहीं आ रहा हो तो फिर बता दूंगा। बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। और खुशी की बात यह है कि अगर ये तुमको समझ में नहीं आया तो मेरे पास हर सवाल की एक ट्रिक रहती है, वो ट्रिक मैं तुम्हें लास्ट में दे दूंगा। और तुम्हारा जो इतना दिमाग लगा रहे हो ना, वो नहीं लगाना पड़ेगा तुम्हें। उस ट्रिक से पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा, वो एग्जाम के लिए यूज होना है। कॉन्सेप्ट तो मैं बता के रहूंगा। चलो आगे देखते हैं। अब आप मुझे सोच के बताओ, मुझे एंगल चाहिए था R3 और R4 के बीच का टोटल। क्या लगता है R3 और R4 के बीच का जो टोटल एंगल है, R3 और R4 के बीच का जो टोटल एंगल है, यानी कि ये 90 से बड़ा है या छोटा है? 90 से बड़ा है या छोटा है? चैट में लिख के भेजिए। ग्रेटर देन 90 और लेस देन 90, बड़ा है या छोटा है? YouTube वाले सोचे जल्दी से अपने दिमाग में। ये सीख गए ना तो मजा आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन 90, वेरी गुड वेरी गुड। ग्रेटर देन 90, ये समझ में आ गया। तो मैं यही कह रहा था ना कि अगर दोनों रोलर बराबर होंगे तो ये एंगल कितना होता था R3 R4 के बीच का? 90। और दोनों अगर बराबर नहीं है तो या तो 90 से बड़ा होगा या 90 से छोटा होगा। तो इस केस में अगर बड़ा रोलर नीचे होता है और छोटा रोलर ऊपर होता है तो उस केस में ये एंगल हमेशा 90 से बड़ा होता है, ये ध्यान रखना।
और 90 से अगर बड़ा होता है बच्चों तो कितना बड़ा होता है तो मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या किया, इस एंगल को लिख लिया कि भाई 90 से तो बड़ा है, कितना बड़ा है मालूम नहीं, तो मैं 90 प्लस अल्फा लिख लेता हूं। और इस डायग्राम में अगर मैं देखूं तो 90 तो ये है, तो इतना पार्ट अल्फा हो गया, तभी तो ये 90 प्लस अल्फा हुआ पूरा। ठीक, अब इसको ध्यान से देखो, अगर ये अल्फा है तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण ये भी तो अल्फा हुआ, ये वाला, ये भी तो इसके सामने अल्फा हुआ। जल्दी बोलो यस और नो। आराम से। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये वाला एंगल अल्फा होगा, बस ये एंगल अल्फा निकल जाए सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बहुत आसान है निकालना, बहुत ही आसान है। देखो जरा कैसे निकालेंगे अल्फा। इस ट्राइंगल को यहां बना ले रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। इस वाले ट्राइंगल को जिसको मैं शेड कर रहा हूं, इसको मैंने यहां बना लिया। ठीक, इसका नाम O था, इस पॉइंट का नाम मैं A रख दे रहा हूं और इस पॉइंट का नाम मैं B रख दे रहा हूं। अगर तो मैंने ट्राइंगल O A और B बना लिया अलग। और ये हमने क्या किया था भाई, इसके पैरेलल लाइन खींची थी, ये 90 था तो ये भी 90 है, इसका मतलब ये 90 है। और अगर ये 90 है तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज या कर्ण हिंदी में बोलते हैं उसको, वो भी लिख देता हूं मैं, ये होती है। अब देखो मुझे ये एंगल चाहिए ना अल्फा, मुझे ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा जरा, बहुत ध्यान से। इसकी रेडियस आपको दी है 40 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस दी है, और 30 सेंटीमीटर इस वाले की रेडियस दी हुई है आपको, छोटे वाले की। मुझे सोच के बताइए जरा, जवाब दीजिएगा चैट में तुरंत। ये पूरी लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ कितनी होगी, जल्दी बताइए। YouTube वाले भी सोचें अपने दिमाग में, इतनी लेंथ, केवल इतनी। भाई ये तो इसकी रेडियस हो गई ना, ये तो रेडियस होगी ना बड़े वाले की, ये क्या होती है, रेडियस होती है ना, तो ये रेडियस हो गई। और बड़े वाले की रेडियस कितनी दी है, 40, बड़े वाले की रेडियस है 40, लेकिन हमें ये लेंथ चाहिए OA। मुझे तो केवल, ध्यान देना, मुझे केवल OA चाहिए। अब बहुत ध्यान से मुझे बताना, फिर से आंसर, फिर से बताइएगा, ये लेंथ कितनी है, केवल ये वाली जिसको मैंने डार्क किया B के बगल में, ये लेंथ कितनी है, वेरी गुड, ये इसकी रेडियस हो गई 30। तो इसका मतलब ये जो नीचे वाली है ये भी तो 30 हुई, क्योंकि जितनी ये है उतनी ये है, ये भी 30 हो गई। और पूरा अभी तुमने मुझे कितना बताया था बच्चों, 40। तो 40 में से अगर ये 30 हटाओगे तो OA की लेंथ कितनी बची हमारे पास, 10। आया समझ में, तो यस बोल दीजिए। फिर से बता भी रहा हूं एक बार में, फिर से बता रहा हूं, ये पूरी लेंथ जो हमारे पास है वो रेडियस यानी 40 है ये पूरी लेंथ, और नीचे वाली रेडियस कितनी है हमारे पास, 30। तो 40 में से 30 हटा देंगे तो इतना पार्ट आ जाएगा, ये आ गया 10, OA की वैल्यू आ गई 10। ठीक, आगे देखते हैं, क्या हम इसका हाइपोटेन्यूज या कर्ण निकाल सकते हैं, तो बहुत आराम से। ये तो सेंटर टू सेंटर वाली लाइन है ना, तो दोनों की रेडियस को प्लस कर दो, ये रेडियस 40 और ये वाली रेडियस 30। ये रेडियस जो है हमारी यहां से यहां तक वो कितनी है, 40, और ये रेडियस बच्चों कितनी है हमारी, 30। तो टोटल ये कितना हो गया, 70 हो गया। और तुम बहुत ध्यान से देखो, तो तुमने ये वाला 10 कैसे निकाला है, दोनों रेडियस को सब्ट्रैक्ट करके, और ये वाला 70 कैसे निकाला है, दोनों रेडियस को ऐड करके। यानी कि अगर इस ट्राइंगल को मैं ऐसे लिख देता, R1 माइनस R2, और इसको मैं 70 की जगह लिख देता बच्चों R1 प्लस R2, तो अब ये थोड़ा आसान हो गया। अब तुम्हारे सवाल में जो भी रेडियस दी हो, तुम R1 माइनस R2 और R1 प्लस R2 करके एंगल निकाल सकते हो। अब देखो जरा, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। क्या लगता है, साइन लगाएंगे, कॉस लगाएंगे या टेन लगाएंगे, जल्दी से बताइए। साइन लगाएंगे, कॉस लगाएंगे या टेन लगाएंगे, जल्दी सोच लीजिए। तब तक मैं जरा अपना कैलकुलेटर ले लेता हूं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, साइन लगेगा, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वेरी गुड, साइन लगेगा। तो मैं यहां पर इस फॉर्मूले को लिखता हूं,
साइन एल्फा इज इक्वल टू R1 माइनस R2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन R1 प्लस R2। बच्चों इन सवालों में सारा खेल इस एल्फा एंगल का है, क्योंकि तुम्हें 90 तो पता ही है, 90 प्लस एल्फा तुम्हें करना था, तो सारा खेल इस एल्फा एंगल का ही है। तो अब मैं जो है वो एंगल निकालने जा रहा हूं बच्चों। देखिए अब मैं वो एंगल निकालने जा रहा हूं, तो यहां मैंने लिख दिया साइन एल्फा इक्वल टू R1 माइनस R2 अपॉन R1 प्लस R2। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 10, नीचे आएगा 70। इसका इनवर्स ले लीजिए तो आपके पास एंगल आ जाएगा एल्फा। निकाल लेते हैं जल्दी से। .21 एल्फा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8.21। यहां से एल्फा इज इक्वल टू 8.21 ये एंगल आ रहा है। सब लोग चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन। देखिए तो एंगल आ गया 8.21। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग? बहुत आसान है। 90 प्लस एल्फा ये पूरा एंगल था ना, तो अब ये पूरा एंगल कितना हो गया? ऐड कर दीजिए। तो ये पूरा एंगल बच्चों आ गया मेरे पास 98.21। अब देखो ये इतना एंगल 60 है, तो ये एंगल कैसे निकलेगा? इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये वाला एंगल बच्चों कितना आ जाएगा माइनस होने के बाद? इसको यहां अलग से लिख दे रहा हूं 38.21। ये 98.21 है, तो 98 में से 60 माइनस करोगे तो 38.21 आएगा। ये एंगल किस किस के बीच आया? ये आया वर्टिकल और R4 के बीच का। तो वर्टिकल और R4 के बीच का एंगल आपके पास यहां भी मौजूद है, वो भी आप लिख देंगे कितना? 38.21। अब आप इस पर लामी थ्योरम लगा सकते हैं और नीचे कंपोनेंट लगा सकते हैं, वो मैं लगा देता हूं। किसी को नहीं आ रहा हो समझ में तो मुझे बताइएगा, कोई दिक्कत हो रही हो तो बोलिएगा। चलिए अब मैं लामी थ्योरम लगाने जा रहा हूं। चलिए लामी थ्योरम अगर लगाऊंगा तो R3 R4 और इसका वेट 500 न्यूटन। ये वाला एंगल बच्चों कितना है? 38.21। ये वाला एंगल बच्चों कितना है? 60। अब ये एंगल तो हमने मेहनत करके निकाले हैं, बाकी बहुत आराम से निकल आएंगे। चलिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30। ये एंगल 90 है ही, ये एंगल भी 90 है, और ये वाला कैसे निकलेगा? 90 में से इसको माइनस कर दीजिए। तो मैं माइनस कर देता हूँ 90 माइनस 38.21 51.79 51.79। चलिए R3 को लेते हैं लामी थ्योरम के लिए, तो R3 अपॉन बाकी दोनों के बीच का एंगल ये पूरा हो गया 90 प्लस 51.79। तो इसमें 90 प्लस कर देते हैं 141.79। तो साइन 141.79 इज इक्वल टू 500 वाला फोर्स ले लेता हूं, तो इसको छुपा लेता हूं। तो R3 और R4 के बीच का टोटल एंगल कितना है? वो तो हमने ये लिख रखा है 98.21। तो ये हो जाएगा साइन 98.21। इसके बाद में आ जाएगा R4, तो R4 अपॉन बाकी दोनों के बीच का एंगल 90 प्लस 30 120 साइन 120। और इसको सॉल्व करके हम लोग R3 और R4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालिए बच्चों जल्दी से आप लोग। चलिए बच्चों देखिए, इस पर 4 फोर्स है ना दूसरी बॉडी पे, यहाँ कंपोनेंट मेथड लगाएंगे। कंपोनेंट करके सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई 0, ये आपको सब सिखा चुका हूँ मैं बहुत अच्छे से, फिर भी बता देते हैं एक बार और। देखिए जब आप कंपोनेंट करेंगे तो इधर हो जाएगा R1 साइन 35, ऊपर हो जाएगा R1 कॉस 35, इधर हो जाएगा R2 कॉस 60, इधर आ जाएगा R2 साइन 60, इधर आ जाएगा R4 कॉस 38.21 और इधर आ जाएगा R4 साइन 38.21, ये आ जाएगा। अब सिग्मा एफ एक्स 0 करते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स 0 करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? R1 साइन 35 माइनस R2 साइन 60 माइनस R4। लेकिन R4 की वैल्यू हमें मालूम है ना 437.49, तो यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ 437.49। अब ये वैल्यू नोन है हमें, ये तो अननोन है नहीं। माइनस का इधर लिखने के बजाय डायरेक्ट उधर प्लस के साथ लिख देता हूँ 437.49 साइन 38.21।
पूरा उधर लिख दिया मैंने। सिग्मा एफ वाई की इक्वेशन लिखता हूँ तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो जो ऊपर जा रहे हैं वो प्लस हो गए। कोशिश ये किया करिए जैसे R1 के नीचे R1 लिखें, तो R1 के नीचे R1 cos 35 प्लस R2 cos 60, और यहाँ पे भी R4 की वैल्यू तो पता है, तो यहाँ हो जाएगा 437 पॉइंट, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, 437.49 cos 38.21। तो ये दोनों वैल्यू पता है, तो माइनस में इधर लिखने के बजाय डायरेक्ट प्लस में उधर कर दे रहे हैं। 100 प्लस 437.49 cos 38.21। अब बच्चों इसमें तो हम लोग आराम से कैलकुलेटर का यूज़ करके निकाल लेंगे। कैलकुलेटर में जाएंगे, इक्वेशन में जाएंगे, दो अननोन लगाएंगे और A1 B1 C1 A2 B2 C2 वाला मेथड लगाएंगे, तो इस तरीके से R1 और R2 की वैल्यू भी आ जाएगी। निकाल लीजिए जल्दी से आप लोग। चलो बच्चों आगे मेरी बात सुन लो, तुम निकालते रहना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ज़रा, क्योंकि मैं क्लास ख़त्म करने जा रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप लोग। हाँ बेटा, अच्छा एक मिनट, मैं कह रहा हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों जल्दी से। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है बच्चों, चलिए वापस यहाँ रख देता हूँ और थोड़ा सा 2 मिनट और थोड़ा दिमाग लगाइएगा, बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूँ। देखो जो लोग रिपीट करने को कह रहे हैं वो सुन लो। इसमें 3 ही केस हो सकते हैं, या तो दोनों रोलर बराबर हो। अगर दोनों रोलर बराबर हुए तो ऊपर वाले की दोनों रिएक्शन के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर बड़े छोटे हैं तो 2 केस हो सकते हैं कि बड़ा वाला नीचे और छोटा वाला नीचे। तो बड़ा वाला अगर नीचे होता है तो ये पूरा एंगल 90 प्लस अल्फा होता है। और अल्फा कैसे निकलेगा, ये रहा फॉर्मूला। इसी तरीके से अगर छोटा वाला नीचे और बड़ा वाला ऊपर है तो ये पूरा एंगल कितना होता है, 90 माइनस अल्फा। अल्फा कैसे निकलेगा, ये रहा फॉर्मूला। बस
तुम्हें ना इन सवालों में R3 R4 के बीच का टोटल एंगल ऊपर का पहले से पता हो जाएगा अब, और जब वो पहले से पता हो जाएगा ना बच्चों, तो तुम्हारा सवाल कहीं रुकेगा ही नहीं, कहीं नहीं रुकेगा। आया? अब आया? बस आज की क्लास में बच्चों इतना ही है, अपना रोल नंबर लिख के एग्जिट हो जाइए।